जनरल असेंबली का संदेश साफ और स्पष्ट है। यूक्रेन में हिंसा को तुरंत बंद करिए, बंदूकों पर तुरंत लगाम लगाइए। ये बातचीत और कूटनीति के दरवाजे खोलने का समय है। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का यह कथन समय की मांग है। गुतेरेस यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में रूस के खिलाफ पेश हुए प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। आज हम बात करेंगे, अब जबकि यूएनजीए ने रूसी हमले के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, क्या इससे युद्ध तत्काल रुक जाएगा? पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस के रईसों का क्या हाल है? और रूस और यूक्रेन के सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर खाने के वे लोग कौन हैं जो इस युद्ध को लीड कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे चलने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पिछले 8 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। उसके बाद से तबाही का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। यूक्रेन में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं या देश छोड़कर भाग चुके हैं। पूरी दुनिया शांति की अपील कर रही है, लेकिन अपील काम नहीं आ रही। 28 फरवरी को न्यूयॉर्क में यूएनजीए का 11वां आपातकालीन सत्र बुलाया गया। ऐसा पहला सत्र 1956 में स्वेज क्राइसिस के दौरान बुलाया गया था, जब इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर को नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी थी। यूएन के हस्तक्षेप के बाद यह मामला शांत कराया गया। इसके अलावा हंगरी पर सोवियत आक्रमण, लेबनान संकट, 6 डे वॉर, कॉन्गो संकट, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, नामीबिया पर साउथ अफ्रीका के हमले जैसी घटनाओं के टाइम यूएनजीए का आपातकालीन सेशन बुलाया जा चुका है। इसके जरिए मसले सुलझाए भी गए हैं। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1945 की शुरुआत में मित्र सेनाएं बर्लिन के बाहर घेरा डाल चुकी थीं। जर्मनी और उसके सहयोगी देश पस्त थे। दूसरे विश्व युद्ध में उनकी हार लगभग तय थी। इस झगड़े में इतनी तबाही हो चुकी थी कि दुनिया इस स्तर की अगली लड़ाई झेलने के काबिल नहीं रह गई थी। इसे रोकने के लिए समर्थ देश एकजुट हुए। वे एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो आपसी सहमति से चले, जहां सबकी बात सुनी जाए और अगले विश्व युद्ध की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके। इसकी चर्चा जून 1941 के डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस के दौरान ही हो चुकी थी। इसको लेकर अंतिम बड़ी मीटिंग 25 अप्रैल 1945 से सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधि जमा हुए। उनकी बैठक 26 जून तक चली। इस दौरान यूएन चार्टर तैयार किया गया और उस पर दस्तखत किए गए। और फिर 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूएन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यूएन के कुल 6 अंग हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन सब में यूएनजीए सबसे अहम अंग है। इसमें यूएन के सभी देश शामिल हैं। सबके पास एक एक वोट होता है। फिलहाल इसमें कुल 193 देश हैं। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। यहाँ सभी सदस्य देश मिलकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। यूएनजीए और क्या क्या करती है? सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति करती है। यूएनजीए सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को भी चुनती है। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। बाकी के 10 सदस्य समय के अंतराल पर बदलते रहते हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, यानी एक भी सदस्य की ना से सिक्योरिटी काउंसिल का कोई प्रस्ताव रद्द हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर पहले वहां प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन रूस के वीटो की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। रूस ने युद्ध की बात स्वीकारने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो एक विशेष सैन्य अभियान है। जब सिक्योरिटी काउंसिल में बात नहीं बनी तो यूएनजीए का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया। इसमें 3 दिनों तक सदस्य देशों ने प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। 2 मार्च को प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। प्रस्ताव में क्या था? इसमें कहा गया था कि रूस तत्काल प्रभाव से यूक्रेन पर हमला करना बंद कर दे, संकट का बातचीत के जरिए रास्ता निकाले, आम लोगों और मानवीय मदद के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करे, रूस अपने न्यूक्लियर थ्रेट का लेवल घटाए और बिना किसी शर्त के यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं से अपने सैनिक निकाल ले। इस सीमा में क्रीमिया और सेवेस्तोपोल भी शामिल है। रूस ने इन्हें 2014 में अपने में मिला लिया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अवैध कब्जा मानती है। यूएनजीए के प्रस्ताव में बेलारूस की भी आलोचना की गई।
वोटिंग में क्या निकला? 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। 35 देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। ये देश है रूस, बेलारूस, एरिट्रिया, सीरिया और नॉर्थ कोरिया। मंजूरी के लिए 2/3 वोट्स की जरूरत थी। अंतिम परिणाम प्रस्ताव के पक्ष में गया। क्या प्रस्ताव को मिली मंजूरी से युद्ध रुक जाएगा? ये पूरी तरह से रूस और यूक्रेन पर निर्भर करता है। दोनों ही देश यूएनजीए के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि इससे यह संदेश जरूर जाएगा कि दुनिया के अधिकतर देश रूसी हमले के खिलाफ हैं। वे युद्ध को जल्द से जल्द रोकना चाहते हैं। इससे पीड़ित लोगों के लिए मदद पहुंचाने का रास्ता भी खुलेगा। यूएन में रूस के राजदूत ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रस्ताव से शांति नहीं आने वाली है। उन्होंने अमेरिका पर धमकी देकर पक्ष में वोट डलवाने का आरोप भी लगाया है। एक बात तो स्पष्ट है, रूस को यूएनजीए के प्रस्ताव से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगा। आज का दूसरा टॉपिक रूसी कुलीनों से जुड़ा है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया है, तब से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। कई देशों ने रूस के सॉवरेन डेट की खरीद बिक्री पर बैन लगाया है। रूस के साथ व्यापार पर आंशिक प्रतिबंध है। 30 से अधिक देशों ने रूसी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जगह जगह से रूसी कंपनियों को बेदखल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संगठन रूस का बहिष्कार कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने रूस में चल रहे प्रोजेक्ट को रोक दिया है। कई दिग्गज कंपनियों ने रूस में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। इन सब के अलावा एक चीज और हो रही है। अमेरिका और यूरोप के देश रूस के सबसे अमीर लोगों की संपत्तियां जब्त करने की बात कर रहे हैं। इन संपत्तियों में बंगले, महंगे याट और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि ये कुलीन सीधे तौर पर पुतिन से जुड़े हुए हैं। पुतिन को पावर में रखने में उनके पैसे का भी बड़ा योगदान है। वेस्टर्न मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि पुतिन के पास 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो सकी है। एक बात तो जरूर है कि जो भी कुलीन पुतिन की लाइन से उलट गए, उनका रूस में रहना दूभर हो गया। ऐसे लोगों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रतिबंधों से रूसी कुलीनों पर क्या फर्क पड़ा है? अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने एक टास्क फोर्स बनाया है। यह टास्क फोर्स संबंधित देशों में रूसी कुलीनों की संपत्ति की पहचान करेगा और उन्हें जब्त करने का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। जर्मनी ने प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। 28 फरवरी को हैम्बर्ग में जर्मन अधिकारियों ने रूसी उद्योगपति अलीशे उस्मानोव का सुपर याट जब्त कर लिया। इसकी कीमत लगभग 4500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूनाइटेड किंगडम गोल्डन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता बेचने की प्रक्रिया को सख्त बना रहा है। गोल्डन पासपोर्ट खरीदकर अमीर रूसी लोग यूके के नागरिक बन सकते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी कुलीनों के नाम पर दर्ज 5 सुपर यॉट्स को मालदीव में रखा गया। ये पहले किसी ऐसे देश की जल सीमा में खड़े थे जिन्होंने युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका की मालदीव से प्रत्यर्पण संधि नहीं है। जानकारों का मानना है कि संपत्ति जब्त करने से कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। रूसी कुलीनों की पहुंच पुतिन के अंदर खाने तक है। उन्हें हमले के बारे में पहले ही पता चल चुका होगा। उन्होंने विदेश में मौजूद संपत्तियों को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया होगा। अभी तक देशों ने प्रतिबंधित रशियंस की लिस्ट भी जाहिर नहीं की है, इसलिए इस जब्ती की समीक्षा कर पाना बेहद मुश्किल है। अब ये जान लेते हैं कि रूस और यूक्रेन के वो लोग कौन हैं जो इस लड़ाई में दोनों धड़ों को लीड कर रहे हैं। पहले यूक्रेन की बात। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस युद्ध में यूक्रेन का चेहरा है। जैसा कि दावा किया जा रहा है, ज़ेलेंस्की रूस के टारगेट नंबर 1 है। रूस उन्हें हटाकर अपने पसंद के शख्स को कीव की कुर्सी पर बिठाना चाहता है। विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा दुनिया भर से यूक्रेन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं ओलेक्सो रेजनिकोव। वे सेना को लीड कर रहे हैं। यूएन में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई काइसलासिया ने बड़े जोरदार ढंग से अपने देश का पक्ष रखा है। जहां तक रूस की बात है, उनकी तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लीड कर रहे हैं। हर बड़ा फैसला उनकी निगरानी में लिया जा रहा है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इंटरनेशनल कम्युनिटी को साधने में जुटे हुए हैं। अगला नाम सर्गेई शोइगु का है। शोइगु को पुतिन के एडवेंचर में कई बार साथ साथ देखा गया है। उन्हें पुतिन के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बैठकों में शोइगु को लंबी टेबल के दूसरे किनारे पर बैठा देखा गया है। वलेरी गेरासिमोव रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ द रशियन आर्म्ड फोर्सेस हैं। वो रूस के हमले को लीड कर रहे हैं। बाकी लोगों में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दमित्री मेदवेदेव, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेत्रुसेव, एफएसबी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्निकोव और विदेशी खुफिया एजेंसी एसवीआर के डायरेक्टर सर्गेई निरिश्किन का नाम है।
अब बाकी अपडेट्स पर नजर दौड़ा लेते हैं। रूस ने 8 दिनों की लड़ाई में पहला मोर्चा जीत लिया है। 2 मार्च को रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पर कब्जा करने का दावा किया था। यूक्रेन सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। खेरसोन की जीत रूस के लिए काफी अहम है। यह शहर ब्लैक सी के किनारे पर बसा हुआ है। इससे यूक्रेनी सेना को पहुंचने वाली आपूर्ति बाधित होगी। रूस ने अजोव सागर के किनारे पर बसे मेरियोपोल को भी घेर लिया है। इसके अलावा राजधानी कीव और यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी बमबारी जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हताहत हुए सैनिकों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक की लड़ाई में रूस के 498 सैनिक मारे गए हैं और 1497 घायल हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 9000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने अभी तक अपने हताहत लोगों की जानकारी नहीं दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी हमले में 2000 से अधिक सिविलियंस की मौत हुई। हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेन से भागने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के अनुसार अगर शरणार्थियों की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बन सकता है। यूक्रेन की आबादी लगभग 4.5 करोड़ है। रिपोर्ट के अनुसार संकट खत्म होने तक लगभग 40 लाख लोगों पर शरणार्थी वाला टैग लग सकता है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।